बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन और इसके साथ हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की क्लासिफिकेशन जो है वो कवर कर ली हुई है। आज हम लोग मैक्रोलाइड एंड कीटोलाइड्स पढ़ने जा रहे हैं। मैक्रोलाइड एंड कीटोलाइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं पहले मैं आपको वो बता देते हैं। इसमें आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन आता है एंड टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या है, कीटोलाइड है और ये एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है इरेथ्रोमाइसिन का ही। मैक्रोलाइड का क्या, इसकी जो स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, मैक्रोलाइड से आप लोगों ने याद रखना है मैक्रो। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन का पढ़ा। टेट्रासाइक्लिन में क्या था कि उसके नाम से पता चल रहा था 4 साइकिल्स जो हैं वो अटैच्ड हुए हुए हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड से हमें पता चला कि अमाइनो शुगर्स के साथ जो है अमाइनो शुगर जो है वो अटैच्ड हैं बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू अ सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैक्रोलाइड्स में क्या आ जाता है, मैक्रो से आप लोगों ने याद रखना है कि ये एक मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर है इनके अंदर। ठीक है ना, टू विच वन और मोर डिऑक्सी शुगर आर अटैच। अब यहाँ पर भी डिऑक्सी शुगर्स जो हैं वो अटैच्ड हुए हुए हैं। जैसे वहाँ पर अमाइनो शुगर अटैच थे अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ टू द सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन स्ट्रक्चर है और उसके साथ जो है एक या दो डिऑक्सी शुगर अटैच होते हैं। ठीक है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड में क्या था कि 2 अमाइनो शुगर अटैच थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए, किसके साथ, टू द सेंट्रल हेक्सोस न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हुई। उसके बाद आ जाता है इरेथ्रोमाइसिन। इरेथ्रोमाइसिन जो था इन सब ड्रग्स का फर्स्ट था, मतलब इन मैक्रोलाइड की क्लास में जो फर्स्ट ड्रग जो था वो था इरेथ्रोमाइसिन। ठीक है ना, अब ये ड्रग ऑफ चॉइस भी यूज़ होता है और एज एन अल्टरनेटिव टू द पेनिसिलिन भी यूज़ होता है इन द इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल में जिनको एलर्जी हो टू द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर हम क्लैरिथ्रोमाइसिन की बात करें तो ये एक मिथाइलेटेड इरेथ्रोमाइसिन है। ठीक है, और एजिथ्रोमाइसिन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्या फीचर है, स्ट्रक्चरल फीचर, इसकी जो लैक्टोन रिंग है वो लार्ज होती है। ठीक है ना, अजीम से आप लोगों ने याद रखना है, जैसे अजीम होता है ना, वर्ड अजीम होता है बहुत बड़ी चीज़ कोई। ठीक है, तो इसी तरह एजिथ्रोमाइसिन जो है ना उसे याद रखना है कि इसकी लैक्टोन रिंग जो है वो बहुत लार्ज होती है। अब हम लोगों ने अभी तक 3 ड्रग्स के बारे में बात की। इरेथ्रोमाइसिन जो पहला ड्रग था इनका मैक्रोलाइड कैटेगरी का। उसके बाद हम लोगों ने बात की क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन मिथाइलेटेड इरेथ्रोमाइसिन होता है। ठीक है ना, और एजिथ्रोमाइसिन की लार्ज लैक्टोन रिंग होती है। ये बात हमारे पास क्लियर हुई। उसके बाद आ जाता है कीटोलाइड्स में कौन से आ जाते हैं, टेलिथ्रोमाइसिन आ जाती है। ये एक सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है इरेथ्रोमाइसिन का ही और ये पहला कीटोलाइड था। ठीक है, अब हम लोग जो मैक्रोलाइड पहला कौन सा था, इरेथ्रोमाइसिन, और कीटोलाइड कौन सा है, टेलिथ्रोमाइसिन, और वो क्या है, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है इरेथ्रोमाइसिन का। जिस तरह क्लैरिथ्रोमाइसिन मिथाइलेटेड इरेथ्रोमाइसिन था। ठीक है, अब कीटोलाइड और मैक्रोलाइड का अगर एंटी माइक्रोबियल कवरेज देखें ना तो इनका एक जैसा ही है, लेकिन कीटोलाइड्स क्योंकि वो बाद में बनाए गए, ठीक है ना, इनका ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम किसी ना किसी लिहाज से वो ज़्यादा होना था। वो किस लिहाज से ज़्यादा है कि कीटोलाइड्स एक्टिव अगेंस्ट मैनी मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ग्राम पॉजिटिव स्टेन के खिलाफ भी वो एक्टिव है। तो हमें ये बात क्लियर हुई कि कीटोलाइड्स ऐसे ग्राम पॉजिटिव स्टेन्स के लिए यूज़ हो सकता है जिन पे मैक्रोलाइड जो है वो बेअसर है। ठीक है, ये बात हमारे पास क्लियर हुई। उसके बाद आ जाता है मैकेनिज्म में ये जो है ये 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड करता है और इनहिबिट करता है ये ट्रांसलोकेशन स्टेप को, और दूसरा ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपेप्टाइडेशन। जो देखते हैं ये किस तरह से ये काम कर रहा है। अच्छा, ये जो है अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच्ड है, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच्ड है। यहाँ पर आकर जो है जब ये इधर मूव करता है तो एक तो सबसे पहले तो जो है मैक्रोलाइड आके अटैच होता है। ठीक है, उस जब ये अटैच होता है तो इसकी मूवमेंट जो है फ्रॉम द ए साइड से टू द पी साइड वो अटैच नहीं होती, यानी कि अगर फर्स्ट अटैच हुआ है यहाँ पर तो अब इसकी मूवमेंट जो है, इसकी ए साइड होती है ना, ये ए साइड होती है, ये पी साइड होती है, और यहाँ पर होती है एग्जिट साइड। ठीक है, इसकी मूवमेंट जो है इधर से इधर नहीं हो पाती। एक तो इसका नुकसान ये है। दूसरा ये आ जाता है ट्रांसपेप्टाइडेशन ये आ जाती है ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करता है इस तरह से। उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस। ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द अमाइनो एसिड रेसिड्यू फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द अदर। अब इधर से जब ये अमाइनो एसिड की अगर फॉर एग्जाम्पल चेन है ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है और इसके मैक्रोलाइड के आने से पहले ही जो है ये चेन यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ग्रो कर रही है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये चेन ग्रो कर गई थी। ये मैंने टेट्रासाइक्लिन और अमाइनो ग्लाइकोसाइड का मैकेनिज्म समझाया हुआ। ठीक है,
सो यहाँ पर क्या आ जाता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ चेन लगी हुई है। अब इसने उतर कर जो है यहाँ से ब्रेक डाउन होकर इसने यहाँ पर अटैच होना होता है, ठीक है। लेकिन अब जब मैक्रोलाइड 50 राइबोसोमल यूनिट, 50 ये होता है और 13 ये नीचे वाला होता है, ठीक है। जब इसके साथ अटैच होती है तो फिर ट्रांसपेप्टाइडेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता। सो हम लोगों ने यहाँ पर दो बातें देखी मैक्रोलाइड के बारे में। मैक्रोलाइड से क्या होता है कि एक तो ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हो पाती, यानी कि पेप्टाइड जो है वो पूरा मूव नहीं कर पाता, और दूसरा ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाती। ये बात हो गई थी। जो टेट्रासाइक्लिन था वो जो था इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता था, किस तरह से कि वो अमाइनो एसिड को जो है वो उसकी जो चेन है उसको ग्रो नहीं करने देता, यानी ग्रोइंग पेप्टाइड जो है वो चेन, ये टेट्रासाइक्लिन का मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है ये अटैच नहीं हो पाता, नया अमाइनो एसिड नहीं आ पाता। और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है उसके बारे में हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि जब वो अटैच होता है तो डिस्टॉर्शन हो जाती है, जिसकी वजह से राइबोसोमल असेंबली यानी 30 और 50S जो है राइबोसोम वो अटैच नहीं हो पाते सही तरह से, और इसी वजह से जो है मिस रीडिंग होती है ऑफ द जेनेटिक कोड की, जेनेटिक कोड भी मिस रीड होता है। और एक बात जो सिमिलर है वो यही है कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड की ये दोनों ही ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें हमारे पास क्लियर हुई कि कौन सा जो है वो टेट्रासाइक्लिन क्या काम कर रहा था, मैक्रोलाइड ने क्या काम किया, और जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड ने क्या काम किया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मैक्रोलाइड की अगर ये बात की जाए तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है वो ज़्यादातर बैक्टीरियोस्टैटिक है एक्सेप्ट ऑफ द अमाइनो ग्लाइकोसाइड, और वो क्यों बैक्टीरियोसाइडल था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब बैक्टीरियोसाइडल जो है ये जो जनरली जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, जो मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स हैं, लेकिन एट द हाई डोजेस में ये बैक्टीरियोसाइडल का भी इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बाइंडिंग साइट जो है वो आइडेंटिकल है और इन क्लोज प्रोक्सिमिटी है टू दैट ऑफ द क्लिंडामाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। क्लिंडामाइसिन और जो क्लोरामफेनिकोल है उससे मिलती जुलती इसकी साइट है जहाँ पर ये जाके अटैच होता है, आइडेंटिकल है या फिर क्लोज जो है ना उसके साथ सिचुएटेड है जहाँ पर वो अटैच होते हैं, कौन, क्लोरामफेनिकोल और क्लिंडामाइसिन, ठीक है। अब हम लोगों ने मैकेनिज्म के बारे में ये बातें हमारे पास क्लियर हो गई। उसके बाद चलते हैं हम स्पेक्ट्रम एंड यूजेस की तरफ। इसके स्पेक्ट्रम एंड यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा भी हैं। जब हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन के बारे में हम लोगों ने LCM का एक एक्रोनॉम याद किया था। L से था लाइम डिजीज़, LYME लाइम डिजीज़, ठीक है। और उसके बाद C से था एक कोलेरा था और एक क्लाइमेडियल स्पीशी के अगेंस्ट वर्क कर रहा था, और M में था माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ठीक है। और जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, वो LCM का हम लोगों ने एक्रोनॉम याद किया था। जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो था एक ट्यूलरेमिया, ठीक है। और इसके अलावा जो था सूडोमोनास एरिजिनोसा के लिए यूज़ हो रहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा TB वगैरह में भी ये यूज़ होते हैं। अब जब आ जाते हैं मैक्रोलाइड्स और कीटोलाइड्स की तरफ। जब हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन का पढ़ा था तो हम लोगों ने दो डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या मैक्रोलाइड और डॉक्सीसाइक्लिन दोनों यूज़ हो रहे थे, मतलब अल्टरनेटिवली यूज़ हो रहे थे। कोई जो सा मर्जी आप मतलब प्रेफर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट सिचुएशन, ठीक है। वो कौन कौन से थे? माइकोप्लाज्मा एक तो निमोनिया के लिए यूज़ हो रहा था मैक्रोलाइड, और दूसरा जो था वो क्लाइमेडियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहा था, ठीक है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया और क्लाइमेडियल इन्फेक्शन। अब देखते हैं यहाँ पर जो है वो कहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो ये आ जाता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए यूज़ होता है। अब इसमें क्या है, इरेथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन जी जो है वो पेनिसिलिन जो है वो यूज़ होता है टू एलिमिनेट द कैरियर स्टेट कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ठीक है। ये CD आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना। डिप्थेरिया के लिए अब दो चीज़ें, पहले हम लोगों ने इसके स्टार्ट में पढ़ा था कि ये जो इरेथ्रोमाइसिन है वो अल्टरनेटिवली भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। जिन लोगों में पेनिसिलियन एलर्जी है या पेनिसिलियन सेंसिटिविटी है उन लोगों में ये यूज़ होता है। सो अब डिप्थेरिया के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 1 इज़ द पेनिसिलिन एंड सेकेंड इज़ द इरेथ्रोमाइसिन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लाइमेडियल स्पीशी। अब यहाँ पर आ गए ना क्लाइमेडियल स्पीशी, जैसे हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन में पढ़ा था कि क्लाइमेडियल स्पीशी जो है उसके दो हम लोगों ने पढ़े थे जो ऑर्गेनिज्म, एक था क्लाइमेडियल ट्रैकोमैटिस और एक क्लाइमेडियल स्टैसी। जो ट्रैकोमैटिस है वो कॉज करता था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD कॉज करता था, जबकि स्टैसी जो है वो निमोनिया मेजरली कॉज करता था। इसके अलावा हेपाटाइटिस, कोमा और जो है वो मायोकार्डाइटिस भी कॉज करता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइमेडियल स्पीशी अगेन वही बात हुई कि या तो एजिथ्रोमाइसिन है या डॉक्सीसाइक्लिन, दोनों जो है वो प्रेफर हो सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने दो पढ़े, एक आ जाता है हमारे पास हमने पढ़ा डिप्थेरिया के लिए यूज़ हो रहा है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए, और दूसरा क्लाइमेडियल इन्फेक्शन के लिए। अब चलते हैं हम लोग लेजियोनेलोसिस की तरफ। अनडायग्नोज्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, ये कॉमन है इसमें,
मतलब इसके सिम्टम में जो है ये इसका ये कॉमन एक फीचर है। और इसके लिए फ्लोरोक्विनोलोन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों प्रेफर किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया को जब हम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था तो हम लोगों ने उसका एक नाम और पढ़ा था कि जिससे जो निमोनिया कोज होता है उसको वॉकिंग निमोनिया कहते हैं, यानी चलते फिरते एक निमोनिया एक्वायर्ड हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया का एक वो कॉज थी। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, एटिपिकल निमोनिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके लिए भी एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन प्रेफर किया जा रहा है। फिर आ जाता है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। अब माइकोबैक्टीरियम क्या है, माइकोबैक्टीरियल उसी तरह से टीबी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है एम एवियम कॉम्प्लेक्स को जो के लिए यूज़ किया जाता है एजिथ्रोमाइसिन को इन कम्बिनेशन विद रिफेम्पिन एंड इथेम्ब्यूटोल, यानी इथेम्ब्यूटोल और रिफेम्पिन के साथ मिलाकर एजिथ्रोमाइसिन को प्रेफर किया जाता है। वंस वीकली एजिथ्रोमाइसिन इज़ यूज एज अ प्रोफाइलिसिस इन द एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा रहा है। सो अब तक हम लोगों ने इसके 5 यूजेस देखे। नंबर 1 इज़ द कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, यानी डिप्थेरिया के लिए यूज़ हो रहा था, और 2 यूज इसके वो सिमिलर वो टेट्रासाइक्लिन वाले ही थे, क्लाइमेडियल इन्फेक्शन के लिए, और एक जो था माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए, और एक हम लोगों ने देखा एम एवियम यानी कि माइकोबैक्टीरियल टीबी कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के माइकोबैक्टीरियम, उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। माइकोबैक्टीरियम एवियम भी उसी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के लिए भी जो है ये यूज़ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि रिफेम्पिन और थैम्ब्यूटोल एंटी ट्यूबरकुलर जो है वो ड्रग्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक और जो डिजीज़ देखी जिसके साथ जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स और एजिथ्रोमाइसिन यूज़ हो रहे थे, लेजियोनेलोसिस। अब हम लोग अगर देखें, एक हम लोग अगर इसको याद करने के लिए एक पिक्चर हम लोग क्रिएट करें, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़े अपनी जो एंटीबायोटिक सीरीज़ में, सबसे पहले वैसे बुक में भी जो है आमतौर पे सेल वॉल इनहिबिटर्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा ना, तो इरेथ्रोमाइसिन ने पेनिसिलिन यानी सेल वॉल इनहिबिटर के साथ एक पेयर बनाया, यानी कि अल्टरनेटिव ऑप्शन है ना, ये पेयर में यूज़ नहीं हो रहा, ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में सबसे पहले हम लोगों ने जो है डिस्कस किया टेट्रासाइक्लिन की क्लास को, ठीक है। फिर अब मैक्रोलाइड्स ने जो है वो इनके साथ भी एक पेयर बना लिया, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, एंड एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस करना है ना, यानी अब मैक्रोलाइड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरोक्विनोलोन्स को, ठीक है। तो अब इन्होंने फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ भी जो है वो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन में ये आ गई एक डिजीज़ के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो बुक में जिस तरह से लिखा होता है एंटी ट्यूबरकुलर यानी एंटी टीबी ड्रग्स, तो ये एंटी टीबी ड्रग्स के साथ भी आ गए। यानी कि मैं आपको एक बता रही हूँ एक तरीका कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस में आया हुआ है। सो डिप्थेरिया के लिए जो है एरिथ्रोमाइसिन एंड पेनिसिलिन दोनों यूज़ हो रहे हैं। क्लाइमेडियल स्पीशी और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन दोनों यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा लेजियोनेलोसिस के लिए जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स या फिर जो है वो एजिथ्रोमाइसिन यूज़ हो रहा है। और एंड पे जो है माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स के लिए जो है ये यूज़ हो रहे हैं एजिथ्रोमाइसिन और एंटी टीबी मेडिकेशन, ठीक है। ये बातें वापस क्लियर हुई। बाकी जो मैंने सेंटर में इसका काफ़ी स्पेक्ट्रम लिख लिया, पॉजिटिव कोकाई के लिए भी यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव बेसिलाई के लिए, नेगेटिव कोकाई, नेगेटिव रॉड्स, इसके अलावा स्पायरोचीट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, और माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए भी ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा क्लाइमेडियल स्पीशी एंड माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। अब हम एक कुछ इन ड्रग्स के बारे में स्पेशलिटीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या किसकी स्पेशलिटी है। इरेथ्रोमाइसिन के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इसकी जो स्पेक्ट्रम है जिस तरह का पेनिसिलिन जी है उसी तरह का है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी कि ये पेनिसिलिन के अल्टरनेटिव में यूज़ हो रहा था। तो लेकिन जो ये यूज़ होता है ऐसे पेशेंट में जिनको पेनिसिलिन एलर्जी हो, ठीक है। इरेथ्रोमाइसिन के बारे में आप लोगों ने ये बात याद रख ली कि जो उसका स्पेक्ट्रम था इसका भी वो स्पेक्ट्रम है, और ये यूज़ होता है अगर किसी को पेनिसिलिन एलर्जी हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है एक ब्रांड के नाम से आती है, वो है क्लैरिसिड, ठीक है। इसके आप लोगों ने वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि क्लाइमेडियल स्पीशी, यूरिया प्लाज्मा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और एच पायलोरी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आप लोगों ने इसके 2 एच याद रखने हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आप लोगों ने याद रखना है कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए ये यूज़ हो रहा है। इसी तरह ओटाइटिस मीडिया के लिए, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इनके लिए ये यूज़ हो रहा है। और एच पायलोरी से आप लोगों ने याद रखना है ये जो है वो अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है। जब हम लोग GIT की सीरीज़ शुरू करेंगे तो आपको वहाँ पर अल्सर में आप लोग देखेंगे जो ट्रिपल थेरेपी यूज़ हो रही है उसमें क्लैरिथ्रोमाइसिन भी यूज़ हो रहा होगा,
ठीक है। तो आप लोगों ने इसके खास तौर पे दो बातें याद रखनी है। पेनिसिलिन के इरेथ्रोमाइसिन के बारे में याद रख लिया कि वो पेनिसिलिन जी से रिलेटेड है। क्लैरिथ्रोमाइसिन के बारे में याद रख लिया कि ये 2 एच को जो है वो खास तौर पर ट्रीट कर रहा है, एच पायलोरी एंड एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन से ये जो है ये लेस इफेक्टिव है अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई देन इरेथ्रोमाइसिन, यानी कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव नहीं जितना कि इरेथ्रोमाइसिन इफेक्टिव है। ये मोर इफेक्टिव है अगेंस्ट द रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो कि कॉज होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरक्सेला। इसके अलावा ये प्रेफर होता है फॉर द यूथराइटिस के लिए, ठीक है ना, कॉज बाय द क्लाइमेडियल ट्रैकोमैटिस, ठीक है। अब क्लाइमेडियल ट्रैकोमैटिस जो है वो ये यूथराइटिस भी कॉज कर रहा है, ठीक है। तो एजिथ्रोमाइसिन के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। एजिथ्रोमाइसिन के बारे में हम लोगों ने पहले क्या बात याद रखी थी कि इसका मैक्रोसाइक्लिक रिंग लार्ज है। अब क्या है कि ये ग्राम पॉजिटिव के लिए यानी कि स्ट्रेप्टो और स्टेफिलो के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, और ये जो है नेगेटिव यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड मोरक्सेला के लिए जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मोरक्सेला क्या है, ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद आ जाता है टेलिथ्रोमाइसिन। टेलिथ्रोमाइसिन का स्पेक्ट्रम जो है वो सिमिलर है टू द एजिथ्रोमाइसिन के लिए ही वैसा ही है, लेकिन अगेन वही बात कि ये यूज़ होता है फॉर द मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस स्पेशली, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज कर देता है द मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट मैकेनिज्म को जो है ये न्यूट्रलाइज करता है, यानी जिस मैकेनिज्म के ज़रिए मैक्रोलाइड ख़राब हो जाते हैं ये उस मैकेनिज्म को जो है वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। और वो मैकेनिज्म क्या है, या तो इफ्लक्स मीडिएटेड होता है या फिर मिथाइलेज मीडिएटेड, यानी मिथाइलेज एक एंजाइम है जो कि उसको डीएक्टिवेट कर देता है ये मैक्रोलाइड्स को, ठीक है। यानी कि इन दो मैकेनिज्म्स को ये रेजिस्ट करता है टेलिथ्रोमाइसिन विच इज़ अ कीटोलाइड। उसके बाद आ जाते हैं इसके रेजिस्टेंस मैकेनिज़म्स की तरफ। रेजिस्टेंस मैकेनिज़्म हम लोगों ने वो जो 3-4 हम लोगों ने पढ़े हुए हैं वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि या तो इनफ्लक्स नहीं हो पाता, ठीक है, यानी कि क्या मतलब है, इनएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू टेक अप द एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी लेता ही नहीं है, ठीक है। या फिर जो है वो अगर लेता है तो वो इफ्लक्स कर देता है, उसको निकाल देता है। या फिर ये होता है कि प्लाज्मिड एसोसिएटेड जो है ख़ासतौर पे इरेथ्रोमाइसिन ईस्टरेजिस जो है वो रिलीज़ होते हैं इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे एंटेरोबैक्टीरियसी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि प्लाज्मिड एसोसिएटेड एक ईस्टरेजिस रिलीज़ हो रहे हैं जो इरेथ्रोमाइसिन को जो है वो डीएक्टिवेट कर रहे हैं। इरेथ्रोमाइसिन ईस्टरेजिस, ये याद रहना चाहिए आपको। और कौन कर रहा है, इंटेरोबैक्टीरियसी, यानी कि ये 3 ई जो है ना ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इरेथ्रोमाइसिन, ईस्टरेजिस एंड इंटेरोबैक्टीरियस। इंटेरोबैक्टीरियस ईस्टरेजिस रिलीज़ करता है ताकि इरेथ्रोमाइसिन को डीएक्टिवेट करते, ठीक है। या फिर जो है एफिनिटी जो है वो कम हो जाती है, एफिनिटी फॉर द 50S राइबोसोमल सब यूनिट वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द मिथाइलेशन ऑफ एडेनाइन इन 23S बैक्टीरियल राइबोसोमल आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए में जो 23S पे जो है वो मिथाइलेशन हो जाती है, इसकी वजह से एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन इनका क्रॉस रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है विद द इरेथ्रोमाइसिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर जो है वो क्रॉस रेजिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये क्रॉस रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है किसके दरमियान, जो अगर इरेथ्रोमाइसिन से कोई रेजिस्टेंट है तो फिर वो जो बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड इरेथ्रोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि इरेथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंट है तो क्लैरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट होगा। लेकिन हम लोगों ने पहले ही बात ये क्लियर कर लिया कि कीटोलाइड आया ही इसलिए है कि इन सब की परेशानियों को दूर करे, और कीटोलाइड जो है वो इफेक्टिव है अगेंस्ट द मैक्रोलाइड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसकी काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में जो है इसकी काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेथ्रोमाइसिन के बारे में तो खास तौर पे याद रखने वाली पॉइंट जो बात ये है कि इरेथ्रोमाइसिन डिस्ट्रॉयड हो जाता है बाय द गैस्ट्रिक एसिड, क्योंकि पहला ऑर्गेनिज्म था वो डिस्ट्रॉयड होना शुरू हो गया। पहले वो दवाई जो है वो बनाई गई, पहला ड्रग बनाया गया मैक्रोलाइड क्लास का, तो ये डिस्ट्रॉयड होने लग गया बाय द गैस्ट्रिक एसिड। उसके बाद आ जाता है कि इसको जो है एंटेरिक कोटेड या स्टेरिफाइड फॉर्म में जो है इसकी टैबलेट फिर बनना शुरू हो गई, यानी कि इसका तरीका क्या निकाला कि इसकी या तो एंटेरिक कोटिंग जैसे एस्पायरिन की एंटेरिक कोटिंग आ जाती है, और इसको जो है स्टेरिफाइड फॉर्म में बनाना शुरू किया गया। अब ये जो कैट लिखा हुआ है ना इरेथ्रोमाइसिन का, तो हम लोगों ने बता दिया कि ये तो जो था अनस्टेबल है, लेकिन अब कैट क्या है, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड टेलिथ्रोमाइसिन, क्योंकि ये बाद में आए तो ये स्टेबल थे स्टमक में, ये पहला था, ये स्टमक में स्टेबल नहीं हुआ। बाकी अगर फूड की हम लोग बात करें कि फूड क्या इफेक्ट शो करता है, तो फूड ए और ई की यानी कि एजिथ्रोमाइसिन एंड इरेथ्रोमाइसिन इनकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है, जबकि क्लैरिथ्रोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो आप लोगों ने जब इन नोट्स से आप लोग पढ़ रहे हैं, आप वीडियो लेक्चर के ज़रिए आप याद करेंगे, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये ए और ई जो है ना, इन्होंने पेयर बना लिया है, ठीक है। और ये सी यानी कि एजिथ्रोमाइसिन और इरेथ्रोमाइसिन ने पेयर बना लिया है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन के ये ऑपोजिट ही चलते हैं, ठीक है। अब इनके जो है ये एब्जॉर्प्शन, फूड के ज़रिए इनकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, लेकिन इसके ज़रिए एब्जॉर्प्शन इसकी ज़्यादा होती है। फूड के ज़रिए क्लैरिथ्रोमाइसिन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। ए और ई जो है वो अवेलेबल हैं एज आईवी के तौर पे, ये बात भी क्लियर हुई। अब एक्सक्रीशन की जब हम लोगों ने बात की ना, तो ए और ई जो है वो बाइल से निकल रहे थे एज ए एक्टिव ड्रग, जबकि क्लैरिथ्रोमाइसिन जो है वो किडनी और लिवर के ज़रिए निकल रहा था। यानी कि आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये दोनों ए और ई, एजिथ्रोमाइसिन और इरेथ्रोमाइसिन जो है वो डिफ़र कर रहे हैं क्लैरिथ्रोमाइसिन से। एक तो इनकी एब्जॉर्प्शन फूड से कम होती है, दूसरा ये आईवी अवेलेबल है, और तीसरा ये कि ये बाइल में एक्सक्रीट हो रहे हैं, जबकि क्लैरिथ्रोमाइसिन लिवर और किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी जो है ना एक्सक्रीशन के बारे में ये बातें थी। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। इरेथ्रोमाइसिन डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह एक्सेप्ट CSF। ये मैंने ये जो बनाई है डायग्राम, इससे आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। अमाइनोग्लाइकोसाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटर ही नहीं होते हैं मेनिंजेस में, तो इसलिए उनको इंट्राथीकली दिया जाता है। ये मैक्रोलाइड्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, CSF में नहीं हो रहे। और जब हम लोगों ने जो टेट्रासाइक्लिन पढ़ा था, तो टेट्रासाइक्लिन में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो CSF में रिलीज़ होते हैं। वो तो हर जगह ही जा रहे थे ना, बोन्स में भी जा रहे थे, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर रहे थे, तो वो उनका काफ़ी ज़्यादा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लार्ज थी। ऑल द फोर कंसनट्रेट इन लिवर, एजिथ्रोमाइसिन हैज़ अ लार्ज VD एंड हाफ लाइफ अमंग द रेस्ट, ठीक है। कंसनट्रेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स में, मैक्रोफेजेस में एंड फिब्रोब्लास्ट में। सीरम लेवल जो है इनका लो है। अब आप लोगों को मैंने पहले बताया एजिथ्रोमाइसिन जो है इसका लार्ज मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, ये बात क्लियर हुई। ग्राम नेगेटिव के खिलाफ एक्टिव है ज़्यादा, और क्योंकि ये लार्ज मैक्रोसाइक्लिक रिंग है, लार्ज इसका वीडी है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और लार्ज ही हाफ लाइफ है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिज्म। इसका मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द लिवर के जरिए मेटाबोलाइज होता है, इनहेबिट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग्स बाय द इंटरेक्शन विद द साइटोक्रोम P450। अब ये किस तरह से जो है मेटाबॉलिज्म करते हैं, किस तरह इनहेबिट करता है मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन के ज़रिए। इसका जो मैंने बनाया है वो एक्रोनिम बनाया है STAP-W। STAP-W के ड्रग्स से जो है ये इंटरेक्ट करता है। STAP-W के ड्रग कौन से हैं? S से आ जाता है स्टैटिन्स, T से आ जाता है थियोफाइलिन, A से आ जाता है एंटी एपिलेप्टिक, P से आ जाता है प्रोटीएज इनहिबिटर, एंड W से आ जाता है वारफेरिन। इनके साथ तो इनका इंटरेक्शन आना पूरा। डाइजॉक्सिन के साथ इसका डिफरेंट टाइप, इनके साथ तो इसका साइटोक्रोम के ज़रिए, साइटोक्रोम P450 के ज़रिए इंटरेक्ट करता है ना। लेकिन जो डाइजॉक्सिन के साथ इंटरेक्शन किस वजह से होता है कि ये नॉर्मल ये जो बैक्टीरिया, ये जो मैक्रोलाइड्स या कीटोलाइड्स है ना, ये नॉर्मल फ्लोरा को जो है वो किल कर देते हैं। बैक्टीरियल जो फ्लोरा होता है इंटेस्टाइन में मौजूद, वो फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। अब क्या करते हैं, ये जो एंटीबायोटिक्स उसको इनहेबिट कर देते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर, उसको जो है वो किल कर देते हैं नॉर्मल फ्लोरा को। लेकिन मसला क्या है कि डाइजॉक्सिन को एक्टिवेट करने वाला वो नॉर्मल फ्लोरा ही होता है। जब डाइजॉक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए वो नॉर्मल फ्लोरा होगा ही नहीं, और क्योंकि किसी पर्सन को मैक्रोलाइड या कीटोलाइड दी जा रही है, इवन काफ़ी एंटीबायोटिक्स से इसका जो है वो इंटरेक्शन हो जाता है डाइजॉक्सिन के साथ, और वारफेरिन के साथ भी इंटरेक्शन हो जाता है। तो क्या होता है कि फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि डाइजॉक्सिन फिर एक्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो इनएक्टिवेट होता है, वो एक्ट ही नहीं करता। सो ये हम लोगों ने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और जो है वो एक्सक्रीशन का क्या हिसाब था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने देखा कि जो इरेथ्रोमाइसिन है वो स्टेबल नहीं है गैस्ट्रिक में, जबकि जो कैट है वो स्टेबल है। ई और जो ई है वो उनकी फूड से एब्जॉर्प्शन, फूड के ज़रिए एब्जॉर्प्शन कम होती है, जबकि क्लैरिथ्रोमाइसिन की बढ़ती है। ए और ई आईवी अवेलेबल है, ए और ई जो है वो बाइल के ज़रिए निकलते हैं, जबकि सी जो है वो किसके ज़रिए निकलता है, किडनी और लिवर के ज़रिए। डिस्ट्रीब्यूट ये हर जगह हो रहे हैं, लेकिन CSF में नहीं हो रहे। एजिथ्रोमाइसिन की क्योंकि लार्ज मैक्रोसाइक्लिक रिंग थी, इसका सब कुछ लार्ज ही है, VD भी लार्ज और T-हाफ भी लार्ज। मेटाबॉलिज्म की बात की तो मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने STAP-W से इसको जो है वो अवॉइड करना है, इनको साथ नहीं देना, STAP-W को के साथ नहीं देना, और डाइजॉक्सिन के साथ भी नहीं देना, क्योंकि वो नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करता है। अब हम चलते हैं इनके ADRs की तरफ।
एडीआर में सबसे पहले गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस तो आता ही है ना, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस इज़ अ वेरी कॉमन। अब गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस एक और किसके साथ कॉमन था, वो था टेट्रासाइक्लिन के साथ गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कॉमन था। यहाँ पर भी गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस आता है स्पेशली विद द इरेथ्रोमाइसिन, इंक्रीज द डोज ऑफ इरेथ्रोमाइसिन। अब होता क्या है कि जब डोज इरेथ्रोमाइसिन का बढ़ता है ना तो मसल कंट्रैक्शन होती है। मसल कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि फूड मूव करता है फ्रॉम द स्टमक टू द ड्यूडेनम। अब इसका क्या मतलब है कि गैस्ट्रोपेरेसिस हो रही है, यानी कि मैदा जो है वो जल्दी खाली हो रहा है, इरेथ्रोमाइसिन दी जिसकी वजह से मैदा जो है वो जल्दी खाली हो गया। अब इसको बेनिफिशियली भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको जो है वो फ़ायदे के लिए भी यूज़ किया जाता है। दिस इफेक्ट समटाइम यूज थेराप्यूटिकली फॉर द गैस्ट्रोपेरेसिस, यानी गैस्ट्रोपेरेसिस करवाने के लिए, क्योंकि ये खुद इसकी नेचर है कि ये गैस्ट्रोपेरेसिस करवा देता है, सो इसको इस मकसद के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। या फिर पोस्ट ऑपरेटिव इलियस के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है। सो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस इरेथ्रोमाइसिन कॉज तो करवा रहा था, लेकिन क्या लोगों ने क्या किया, इसको फ़ायदे के लिए यूज़ कर दिया। उसके बाद आ जाता है कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस, ये कॉज करवाता है ये जो है मैक्रोलाइड्स एंड कीटोलाइड्स वगैरह, ख़ास तौर पे जो है वो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर इरेथ्रोमाइसिन के साथ ही मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, अगर स्पेशली विद द एस्टोलेट। एस्टोलेट कौन सा होता है, सोडियम लोराइड सल्फेट सॉल्ट ऑफ इरेथ्रोमाइसिन होता है। तो एस्टोलेट सॉल्ट ऑफ इरेथ्रोमाइसिन के साथ जो है ना खास तौर पे ये प्रॉब्लम है कि कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस हो जाता है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि ए और ई जो है बाइल के ज़रिए निकल रहे हैं। जो चीज़ बाइल के ज़रिए निकल रही है ना वो लीवर को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचा रही होती है, ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। या जो लीवर के ज़रिए जो जिसका मेटाबॉलिज्म लीवर के ज़रिए, मेटाबॉलिज्म से तो खैर इतनी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन जिनकी बाइलरी एक्सक्रीशन होती है ना वो अक्सर लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। फ्लो, अब ये कॉलेस्टैटिक जॉन्डिस क्या है कि फ्लो ऑफ बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर इज़ आइदर ब्लॉक्ड हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, या फिर एंड रिटेन्ड इन द ब्लड, आल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी इसको कहा जाता है। यानी कि जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है वो या तो कम हो गया है या फिर वो निकल नहीं रहा, ठीक है ना, तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहा जाता है। ये मैंने इसकी एक ये डायग्राम बना दी, ठीक है ना। दूसरा ये ऑटोटॉक्सिक है ट्रांजिएंट डिफनेस विद द इरेथ्रोमाइसिन अगेंस्ट अगेन जो है वो इरेथ्रोमाइसिन की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन किसके साथ लेनी है, हेपेटिक डिस्फंक्शन का हो तो इसके साथ नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रग इससे निकल रहे हैं, ठीक है ना, एक्सक्रीशन हो रहा है बाइल के ज़रिए भी लीवर के ज़रिए भी। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या है, हेपेटिक डिस्फंक्शन ये प्रोलॉन्ग करता है क्यूटीसी इंटरवल को, और इसके अलावा जो है ये क्वेश्चन होती है इन द प्रो एरिथमिक कंडीशन में और इन द कॉन्कॉमिटेंट यूज़ ऑफ द प्रो एरिथमिक एजेंट्स, ठीक है ना, यानी कि प्रो एरिथमिक एजेंट्स जो है वो आप लोगों ने साथ नहीं देना है। सो आप लोगों ने इसके 3 जो है वो ये बल्कि ये 5 होंगे इसके एडीआर्स, और वो क्या क्या होंगे, सबसे पहले मैदा आ जाता है यानी कि स्टमक आ जाता है, और उसके बाद लिवर आ जाता है, ठीक है। लिवर में 2 बातें, एक तो ये जॉन्डिस कॉज करवा रहा है, दूसरा हेपेटिक डिस्फंक्शन में देना नहीं है। और जो उसके आप लोग ऊपर जाएं थोड़ा सा, उसमें आ जाता है हार्ट में क्या आ जाता है कि ये क्यूटीसी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। और उसके ऊपर जाओ आप बॉडी में तो कान आप लोग देखोगे, ठीक है ना, तो कान में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि ये ऑटोटॉक्सिटी कॉज करवाता है एज दैट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इसमें नेफ्रोटॉक्सिटी नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा लिवर के मसाइल जो है वो हाईलाइट हुए हुए हैं। अमाइनोग्लाइकोसाइड के साथ नेफ्रोटॉक्सिटी और न्यूरोटॉक्सिटी थी, ठीक है। जो टेट्रासाइक्लिन उसमें गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट तो था ही, लेकिन क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें भी हिपैटोटॉक्सिटी थी, लेकिन जॉन्डिस नहीं था। वहाँ पर हिपैटोटॉक्सिटी थी हाई डोज के साथ, ठीक है, या फिर रीनल इम्पेयरमेंट हुए तो फिर हिपैटोटॉक्सिटी। वहाँ पर जो ज़्यादा मसला था वो कैल्सिफाइड टिश्यूज़ के साथ मसला था, ठीक है ना। और वहाँ पर एक और हम लोगों ने बात पढ़ी थी कि फोटोटॉक्सिसिटी, आगे हम लोग एक और ड्रग्स पढ़ेंगे, एक और क्लास ड्रग की पढ़ेंगे जो फोटोटॉक्सिसिटी को जो है वो करती है, मतलब फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है। सो एक टेट्रासाइक्लिन हम लोगों ने फोटोटॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ ली है, और एक अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ज़्यादातर लिवर से रिलेटेड है और गैस्ट्रिक से रिलेटेड है। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड, न्यूरो, नेफ्रो एंड ऑटोटॉक्सिसिटी, वहाँ मैंने आपको याद कराया था कि किस तरह से जो है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड से आप लोगों ने कुछ चीज़ें याद रखनी है अमाइनो के एनओ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये बातें क्लियर होती है। मेजर क्लासेस अब हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासेस रह गए हैं वो क्लोरोफिनिकॉल रह गया है, क्विनाप्रिस्टिन रह गया है, लिंजोलेड रह गया है, इसके अलावा जो हमारे पास क्लिंटामाइसिन, लिंकोमाइसिन, ये कुछ क्लासेस रह गई हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टडी हार्ड, ताकि आप लोग जो हैं वो सक्सीड कर सकें। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।